चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ फलन और उनके आलेख, ठीक है ना, कुछ फलन और उनके आलेख यही चल रहा था। तो सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, तो कुछ फंक्शन है और उनके ग्राफ हैं, कैसे उनके ग्राफ की प्लॉटिंग वगैरह होगी, आपको ग्राफ आलेख बनाना आना चाहिए। तो चलिए पहला हम लोगों ने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था तस्मक फलन, जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब डोमेन भी रियल नंबर होता है और रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम कहते हैं ऐसा फलन क्या कहलाता है, तस्मक फलन कहलाता है। और y इक्वल टू जो यक्स का हमारा ग्राफ होता है इस तरीके से प्लॉट होगा। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वह क्या है, आपका आइडेंटिटी फलन है, तस्मक फलन है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन की अगर बात करें कि अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, तो जैसे y इक्वल टू 5 ले लें, y इक्वल टू 3 ले लें, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे ये क्या है, अचर फलन है। क्योंकि आप इसमें यक्स जो आपका वेरिएबल है, यक्स जो चर राशि है, यक्स की कोई वैल्यू इनपुट करा ही नहीं सकते, क्योंकि y इक्वल टू आपको सीधा सीधा 5 मिल गया है। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो और इक्वल टू सी, सी का मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, और यहाँ पर लिखा है कि यह जो फलन है इसका प्रांत क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसका सप्रांत क्या है, ऑल रियल नंबर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू, मान लीजिए लेट सपोज y इक्वल टू सी कोई फंक्शन है, तो बताइए y इक्वल टू सी अगर कोई फंक्शन है, तो बताइए y इक्वल टू सी कोई फंक्शन है, तो यह x एक्सिस और यह क्या हो गया आपका y एक्सिस। तो y इक्वल टू सी है, मान लीजिए c अगर पॉजिटिव है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, c है। तो y इक्वल टू सी की जो लाइन होगी वह कहां से पास करेगी, यहां से पास करेगी, ठीक है ना, यहां से पास करेगी। आप जानते हैं x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है, x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है कि y बराबर c होता है, ठीक है। तो अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कि y इक्वल टू 5, ठीक। तो y इक्वल टू 5, तो मान लीजिए यही है, ये हमारा c का वैल्यू 5 है, तो यह जो ग्राफ होगा ये किसका है, y इक्वल टू 5 का ग्राफ है। अच्छा y इक्वल टू अगर 5 का ग्राफ है, तो आप बताइए y इक्वल टू अगर 5 का ग्राफ है, तो ये टोटल ग्राफ क्या यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो क्या बताइए, यहाँ पर जितने सारे यक्स होंगे, हर एक यक्स की वैल्यू के लिए यह आपको हाइट हमेशा कितना देगा, 5 ही देगा। यह हमेशा हाइट आपको कितना देगा, 5 देगा। मतलब 1 के लिए इमेज भी 5 होगा, 2 के लिए भी इमेज 5 होगा, 2.5 के लिए भी इमेज 5 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि सभी के लिए हाइट कितनी रहेगी, 5 रहेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि यक्स के सभी मानों के लिए इसका परिसर क्या होगा, 5 होगा। अच्छा ये क्या होता है, सप्रांत होता है। परिसर जो होता है सप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इसका अगर हम डोमेन पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि यह जो ग्राफ टोटल यहाँ सब वेरी कर रहा है, तो सभी रियल वैल्यू होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोमेन इसका क्या होगा, कैपिटल आर होगा। डोमेन क्या होगा, कैपिटल आर होगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर डोमेन जो होता है एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू आप तो कोई इनपुट करा ही नहीं रहे हैं, तो इसका डोमेन कैसे आ गया। तो देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट नहीं करा रहे हैं, सही बात है, बट हम कह सकते हैं कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए हाइट हमको 5 ही तो मिल रही है, ठीक है ना। एक्स की आप कुछ भी वैल्यू दें, हालांकि यहाँ पर एफ एक्स में कोई एक्स सी में आप एक्स की वैल्यू इनपुट नहीं करा सकते, लेकिन हम लिखें कि 1,5 कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे 1,5, तो 1,5 यहाँ पर होगा। हम कहें 2,5 कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे 2,5 भी यहाँ पर होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। तो बताइए ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये सभी जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या बताइए उनका वाई तो सेम होगा, लेकिन एक्स तो वेरी करेगा। इसका मतलब यहाँ पे सभी एक्स क्या हो जाएंगे, इस फंक्शन में कंसिडर हो जाएंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और इसका जो रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा, तो बताइए रेंज आपको कैसे मिलता है, जब आप क्रमिक युग्म बनाएंगे तो उसी से मिलेगा। मतलब जो y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू केवल कितना है, 5 है, तो रेंज इसका केवल कितना होगा, 5 होगा। तो इसका रेंज कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा रेंज यहाँ पे 5 है, तो केवल एक एलिमेंट है, तो इसको हम किस में दिखाएंगे, समुच्चय में दिखाएंगे, ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। बोलिए चीजें समझ में आ गई। आगे मूव करते हैं। ये हमने अचर फलन देख लिया। आगे हमारे पास है परिमेय फलन, ठीक, परिमेय फलन। तो देखिए ध्यान से, परिमेय फलन क्या होता है, रेशनल फंक्शन। तो परिमेय आपको पता है p/q, आप लोग नंबर के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन वगैरह होंगे, व्यंजक होंगे। तो fx बाई में gx इज अ रेशनल फंक्शन, ठीक। f और उसके ऊपर n लगा हो तो उसका मतलब समझना है आपको फंक्शन। तो fx बाई में gx ये क्या है, यह आपका एक परिमेय फलन है, रेशनल फंक्शन है। इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया
तो जीरो हो गया। तो बताइए आप किसी भी वैल्यू में अगर जीरो का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। जब चीज ही नॉट डिफाइंड है, जो वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो हम तो जो चीजें पढ़ते हैं वो डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं, डिफिनेट चीजें पढ़ते हैं, इनडिफिनेट तो पढ़ते नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जीएक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप मतलब यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू वो लेंगे जो जीरो नहीं होंगी। आगे चलिए अगला देखते हैं, हमारा है चिन्ह फलन, जिसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, जिसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। आपको सिग्नम फंक्शन जान लेना है कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन जब आप आईटी की तैयारी करते हैं तो आईटी में आपको सिग्नम फंक्शन मिलता है, ठीक है ना, चिन्ह फलन मिलता है। आपके 11th क्लास में इसका यूज बहुत कम है, चूंकि सिलेबस में है इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, आप जानते रहें। तो देखिए चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए इस तरीके से एफ एक्स, जो हमारा एफ एक्स फलन है, अब यहाँ पर इस फलन की वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है। तो इस फंक्शन की वैल्यू, अब देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, अब एफ एक्स की वैल्यू -1 कब है? एफ एक्स की वैल्यू -1 है यदि यदि x इज लेस देन क्या है? 0। मतलब x की वैल्यू जब 0 से कम होगी, या x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। x इक्वल टू जब 0 होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सिग्नम फंक्शन है, ठीक, अगर हमारे पास कोई सिग्नम फंक्शन है, कह रहा है कि उसका सिग्नम बताइए, तो जैसे हमसे कहे कि सिग्नम आप 2 बताइए, 2 का सिग्नम कितना होगा? 2 का सिग्नम कितना होगा? तो हमको पता है कि 2 से बड़ी वैल्यू अगर कोई भी है तो उसका सिग्नम फंक्शन कितना होता है? 1 होता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर इसका हम ग्राफ देखें कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 0 पर आपको कितना दे रहा है? 0। तो x इक्वल टू 0 पर 0 तो हमने यहाँ पर डार्क कर दिया, ठीक है ना, बबल बना दिया, ठीक है। तो ये डार्क बबल का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 0 पर यह वैल्यू कंसीडर की गई है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अच्छा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 बताइए, इक्वल टू तो 0 नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर फुलफिल हो गया है। तो x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 मतलब आपको x इक्वल टू 0 नहीं लेना है। तो x इक्वल टू 0 नहीं लेना है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बबल लगाएंगे, तो वैकेंट बबल, ठीक। कौन सा बबल? वैकेंट, ठीक है ना। एक सर्कल बनाएंगे, जो सर्कल क्या होगा? एम्प्टी होगा, ठीक। अब यह सर्कल अगर एम्प्टी है तो यह आपको इतना शो कर रहा है कि हमको x इक्वल टू 0 नहीं लेना है, हमको 0 से कम वैल्यू लेनी है, ठीक। तो ये इंडिकेट आपको कर रहा है कि x इज लेस देन 0 के लिए। तो x इज लेस देन 0 के लिए बताइए y, अच्छा एफ एक्स ही y होता है तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? -1 मिल गई। तो y की वैल्यू -1, तो x इज लेस देन 0, बताइए x इज लेस देन 0, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो सभी की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो ग्राफ ऐसे प्लॉट करेगा y इक्वल टू -1। अच्छा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो देखिए यहाँ पर भी बबल लगा हुआ है, मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। इसका यूज बहुत कम होता है, बस आपको अपने फेयर कॉपी में लिख के चलना है। आगे जब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, अगर सिग्नम फंक्शन आ जाता है तब इसकी जरूरत पड़ेगी कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। अगला फंक्शन हमारा है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, या इसे कहा जाता है फ्लोर फंक्शन, ठीक, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन। अब देखिए फ्लोर और सीलिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है? तो महत्तम पूर्णांक फलन क्लास 12th में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लास 12th में जब हम डेरिवेटिव वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। आपको इतना माइंड में सेटअप करके चलना है। तो इसलिए आपको महत्तम पूर्णांक फलन बहुत अच्छे से, बहुत काबिलियत से पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन यहाँ पर है, जैसे x हमारा कोई फंक्शन है, अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स, ठीक, इसको हम लोग नाम एक देते हैं बॉक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे बॉक्स एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? बॉक्स एक्स। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स रिप्रेजेंट करता है महत्तम पूर्णांक फलन को, या इसका सिंबल, ठीक है ना, इसका सिंबल आपको आर डी शर्मा बुक में इस तरीके से मिलेगी, ठीक, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है महत्तम पूर्णांक फलन को, या तो इस तरीके से। तो ये दोनों सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर ऐसा दोनों सिंबल लग गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो महत्तम पूर्णांक फलन है या फ्लोर फंक्शन है। अब देखिए ध्यान से, अब समझते हैं कि अब हमको जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो देता क्या है। तो देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एस इज कॉल्ड द लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ये क्या करता है? आपको
आपको या तो लेस वैल्यू देगा या तो उसके इक्वल देगा, मतलब लेस देन आर इक्वल टू टाइप का होता है। तो लेस देन आर इक्वल टू वैल्यू देगा। अब देखिए ध्यान से, अब लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या है? अच्छा, नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक, तो महत्तम पूर्णांक। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब आपको ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, एक पूर्णांक वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे 2.75 है, तो अगर हम रियल लाइन यहाँ पे बनाए तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना -1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है -2 है, ये हमने बना लिया। तो 2.75 है, तो 2.75 का वैल्यू कितना आएगा? 25 आएगा। तो 2.75 है, तो बताइए 2.75 कहाँ पड़ेगा? तो 2.75 आपका यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 2.75 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2.75 अगर 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू देंगी? लेफ्ट वाली वैल्यू देंगी। तो 2.75 के ऊपर अगर बॉक्स लग गया तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक। अच्छा, अगर 2.3 है, 2.3 है तो इस पर बॉक्स लग गया तो हमेशा किधर की वैल्यू देगी? लेफ्ट की वैल्यू देगी, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। बोलिए आपको समझ में आया? ऐसे अगर 3 है तो 3 का अगर हमको बॉक्स चाहिए, ठीक, बॉक्स ऑफ 3 मतलब महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 3 का महत्तम पूर्णांक वैल्यू चाहिए, तो बताइए उसका कितना होगा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि 3 खुद एक इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर -2 हो सर तो हमको क्या मिलेगा? -2 ही मिलेगा। माइनस अगर 100 हो तो हमको क्या मिलेगा? -100 मिलेगा। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर है तो इंटीजर ही मिलेगा। अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो हमेशा लेफ्ट वाली इंटीजर वैल्यू देगा। महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू देता है, ठीक, लेफ्ट वाली वैल्यू देता है, इसलिए तो इसको हम कहते हैं लेस देन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लेस देन। जैसे 2.75 था, 2.75 का अगर हमको बॉक्स चाहिए तो लेस देन आर इक्वल टू, तो डेसिमल था तो लेस देन अब हमको देगा, लेस देन देगा। तो बताइए 2.75 2 और 3 के बीच में लेस इंटीजर कौन होगा? 2, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसका डोमेन देखा जाए, ठीक, कि महत्तम पूर्णांक फलन अगर हमारे पास f(x) इक्वल टू अगर हमारे पास बॉक्स x है, तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू तो सभी रियल वैल्यू पुट करा सकते हैं, सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। अच्छा, इसका अगर परिसर की बात करें कि इसका परिसर क्या होगा, तो बताइए परिसर आपको हमेशा क्या मिल रहा है? हमेशा आपको इंटीजर मिल रहा है, ठीक, पूर्णांक मिल रहे हैं। तो इसका जो इंटीजर होगा, जो पूर्णांक होगा, इसका जो पूर्णांक होगा वो होगा कैपिटल जेड। अच्छा, कैपिटल जेड किसको दर्शाता है? कैपिटल जेड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर जिनको नहीं पता है देख सकते हैं, जैसे -3 -2 -1, ठीक, यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -1 -2 -3 और इस तरीके से। तो ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आपने देखा कि बॉक्स एक्स का जो परिसर होता है वो क्या होता है? आपका इंटीजर होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए उसी का रिवर्स है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा? यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू देगा। क्या देगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू देगा। इसका सिंबल ऐसे ऊपर से आता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक। जैसे अगर 2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो ये कितना देगा? आपको 2 देगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या है? फ्लोर फंक्शन का मतलब ये है कि इसे फ्लोर फंक्शन क्यों कहा गया? महत्तम पूर्णांक फलन को फ्लोर फंक्शन इसलिए कहा गया कि अगर मान लीजिए 2 और 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, ठीक, जैसे यहाँ पे 2 है, ऐसे 3 है, एक सीढ़ी नुमा बना लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमेशा फ्लोर वाली वैल्यू देगी। तो इसलिए 2 वैल्यू दे रही है, इसलिए कहा गया कि ये फ्लोर वैल्यू है, ठीक, फ्लोर फंक्शन है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं। अच्छा, अगर इंटीजर है तो हमेशा इंटीजर देगा, ठीक। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अच्छा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज क्लास 12 में ज्यादा नहीं है, आप महत्तम पूर्णांक फलन बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक, ये भी चीजें लिख लेंगे, ठीक। अब इसे हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं। तो बताइए सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा? अगर 2 से 3 के बीच में है तो आपको हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देगा, सीलिंग छत वाली वैल्यू देगी, तो सीलिंग फंक्शन। तो देखिए अब यहाँ पे 0.73, तो बताइए 0.73 किसके किसके बीच में पड़ता है? तो 0 और 1 के बीच में पड़ता है। तो बताइए सीलिंग वाली वैल्यू कितनी है? 1, तो ये वैल्यू कितना देगा? 1 देगा। इसका मतलब है कि स्मॉल इंटीजर जो फंक्शन है वो हमेशा राइट वाली वैल्यू देती है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली इंटीजर देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, किसी फलन का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, इसे आप फ्रैक्शनल ही इंग्लिश में समझेंगे, ठीक, इसे आप फ्रैक्शनल ही कहेंगे, ठीक। इसका हिंदी जो भी है यही हिंदी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? f(x) इक्वल टू अगर मझले कोष्टक में अगर हम x लिख दें, तो मझले कोष्टक में जब भी कभी मझले कोष्टक में ब्रेसेस में अगर किसी भी फंक्शन को बंद कर दिया गया तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस बॉक्स x, x माइनस बॉक्स x, मतलब x में से हम किसको माइनस करेंगे? बॉक्स x को माइनस करेंगे।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमने लिया -2.5, तो -2.5 का हमको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे x, तो x कितना -2.5, फिर यहाँ पर क्या आता है माइनस, तो हमने माइनस लिखा, फिर बॉक्स x, तो बॉक्स x कितना, बॉक्स x में हम क्या लिखेंगे, बॉक्स x में लिखेंगे, बॉक्स x में यहाँ पे लिखेंगे -2.5, तो बताइए -2.5 है तो किधर की वैल्यू देगा आपको, लेफ्ट की वैल्यू देगा, लेफ्ट की वैल्यू देगा तो लेफ्ट में क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 - 2.5 कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0.5 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। अगला हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन की मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो देखते हैं ध्यान से मॉडुलस फंक्शन क्या है, जिसे हम मापांक फलन कहते हैं। आपको मापांक फलन बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, 11-12 पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। तो मापांक फलन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इसको आपको बहुत फोकस करके पढ़ना है। जो चीजें बता रहे हैं जिस पर ज्यादा फोकस करनी है वही आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन का हम सीमा लिमिट में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आप फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो उसमें प्रूव करने के लिए लिमिट की कहीं जरूरत पड़ी होगी, फिजिक्स वाले सर जब पढ़ाते होंगे तो आपको चीजें मिलती होंगी। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन, तो मापांक फलन क्या है उस चीज समझते हैं। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन अगर y इक्वल टू हमारे पास x कोई है, x कोई फलन है, तो किसी फंक्शन पर अगर हम 2 वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, किसी फंक्शन पर 2 वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, तो 2 वर्टिकल लाइन यह दर्शाता है कि यह मॉडुलस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मॉडुलस को। अगर 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वह मॉडुलस या मापांक को दर्शाता है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड भी करते हैं, ठीक, y इक्वल टू जिसे मॉड ऑफ x, ठीक, मॉड ऑफ x। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है, हमेशा एक आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका काम है पॉजिटिव देना। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करके देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। तो y इक्वल टू अगर बॉक्स y इक्वल टू अगर मॉड x है, तो देखिए इसका ओपनिंग कैसे होता है। अगर y इक्वल टू मॉड x है तो पहले देखते हैं कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो बताइए x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब x क्या है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो बताइए नेगेटिव के आगे अगर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x के आगे अगर x लेस देन 0 है तो x की वैल्यू लेस देन मतलब x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो उससे में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि हमको पता है मॉडुलस हमको क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो इसीलिए हमने x मॉडुलस x इक्वल टू यहाँ पर -x लिखा, क्योंकि x जब लेस देन 0 होगा तो x में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया x लेस देन, जैसे -2 हमने ले लिया, तो बताइए x इक्वल टू अगर -2 है तो यहाँ पे +2 आना चाहिए। अगर +2 आना चाहिए तो -2 में अगर हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए हमको तो मॉडुलस इक्वल टू प्लस में 2 मिला, तो सही हो गया। इसका मतलब मॉडुलस हमेशा प्लस देता है, देखिए प्लस तो दे रहा है, ठीक है ना। ये आपको लग रहा है कि माइनस है, लेकिन x जब पहले से माइनस है उसके आगे माइनस लग गया तो देखिए मॉडुलस x आपको क्या दे दिया, प्लस में x दे दिया, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 रखने पर 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 जो होता है नहीं पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है। आगे चलिए, अगर x इज ग्रेटर देन, बताइए x इज ग्रेटर मतलब x खुद पॉजिटिव है, x अगर खुद धनात्मक वैल्यू है तो बताइए x हमको x ही देगा, ठीक है, इसमें अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा y इक्वल टू मॉडुलस x का हम ग्राफ देख लेते हैं कि y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ क्या होता है। तो देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से, y इक्वल टू x का ग्राफ इस तरीके से होता है, इतना तो आपको पता होगा। जब भी किसी फंक्शन पर मॉडुलस लगता है तो देखिए ध्यान से, यह आपका जो x एक्सिस है, x एक्सिस को आप क्या बना ले, मिरर बना ले, x एक्सिस को आप क्या बना ले, मिरर बना ले। अब इस मिरर के इस अगर x एक्सिस को अगर आप मिरर बना लेते हैं तो इसको मिरर मानते हुए इसका क्या ले लीजिए, मिरर इमेज। तो देखिए मिरर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मिरर में अगर आप यहाँ पे देखें तो यह लाइन आपको कहाँ से पास होती हुई दिखेगी, यहाँ से पास होती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा। अब यह जो ग्राफ हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, यही ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक केवल ग्राफ देखें, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ, तो हम कहेंगे y इक्वल टू x का ग्राफ है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ देखें तो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ है, क्योंकि यह जो लाइन पास होती है y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ होती है। तो इतना हमको देखना है तो y इक्वल टू माइनस x, अगर इतना देखना है तो y इक्वल टू x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x, देखिए y इक्वल टू x। अगर x इज लेस देन 0 के लिए देखिए x इज लेस देन 0 को y इक्वल टू माइनस x, देखिए y इक्वल टू माइनस, और x इक्वल टू 0 के लिए देखिए यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो ये हमने टोटल डिस्कस कर लिया मॉडुलस तक। ये हमारा मॉडुलस तक कंप्लीट हो गया। आगे हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, प्रांत और परिसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये टोटल आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। फेयर कॉपी अगर अच्छी से तैयार रहती है तो चीजें आप कभी भी पढ़ते हैं तो चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है।